चलो रिवाइज कराओ। We have derived 14 formulas. पहले 7 formula for HC, HNC and SC. होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी और आउटसाइड क्या होगी? होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए क्या होगा? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, आउटसाइड द कंडक्टर इट विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज। तो KQ/R² पर कौन सा R? स्मॉल r, आउटसाइड रेडियस r। व्हाट विल बी द ग्राफ? ऐसा कुछ होगा, इनसाइड 0, आउटसाइड डिपेंड्स ऑन 1/r²। तो हाइपरबोला से कम होता जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा? कौन सा R? कैपिटल R, और यहाँ पे स्मॉल r। आउटसाइड के लिए स्मॉल r, इनसाइड के लिए कैपिटल R। ग्राफ कैसा बनता था इसका? V वर्सेस R का। पहले अंदर कांस्टेंट, अंदर कांस्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो किसका डिफरेंशिएशन 0 है? dV/dr। दैट्स वाई अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, पोटेंशियल कांस्टेंट बाय KQ/R। तो ये कांस्टेंट चला गया अंदर की साइड, बाहर की तरफ R से डिक्रीज होता है। कोई डाउट इस ग्राफ में किसी को? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? KQ²/2R। सिमिलरली फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर टोटल 7 फॉर्मूला और बनाए थे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? ρr/3ε0, और दूसरा एक ऑप्शन था KQR/R³। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी? अगेन KQ/R², बिकॉज इट विल ऑल्सो वर्क एज अ पॉइंट चार्ज। उसका ग्राफ कैसा बनता था? अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन R, तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, देन इट विल डिक्रीज लाइक दिस। कोई डाउट किसी को ग्राफ में? पोटेंशियल की बात करो, अंदर पोटेंशियल कितना मिलता था? KQ/2R³, 3R² - R²। सही है? KQ/2R³, 3R² - स्मॉल r²। पोटेंशियल आउटसाइड क्या होगा? सिमिलरली वही KQ/R। ग्राफ कैसा होगा इसका? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। सबसे पहले हमें देखना था कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल मिलता था, तो 3/2 KQ/R। सेंटर का पोटेंशियल अगर पूछे फॉर SNC तो कितना था? 3/2 KQ/R। फिर सेंटर से सरफेस पे आए तो कम हो गया 1 KQ/R। और ये ग्राफ हमको दिख रहा था y = a - bx²। तो ये किसका ग्राफ बनता है? पैराबोला का। पैराबोला कैसा? डिक्रीजिंग पैराबोला। डिक्रीजिंग पैराबोला मतलब ऐसा। तो पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला। ये ग्राफ कल समझा था हमने कि फर्स्ट इट विल डिक्रीज फ्रॉम 3/2 KQ/R। ये 3/2 KQ/R कहाँ पे था? सेंटर पे था। और डिक्रीज होता हुआ कहाँ पे आएगा? सरफेस तक। सरफेस पे कितना हो जाएगा? KQ/R। उसके बाद वो और कम हो जाएगा हाइपरबोला से। ओके, पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग क्या थी? 3/5 KQ/R, KQ²/R। नोट कर लो एक बार, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, टेबल बना लो अच्छे से।
જે લોકો ઘરે ભૂલી ગયા છે કાલે મને 5 વાર લખીને બતાવે. Sample number 21. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे थे हम. एक सवाल सॉल्व किया था थिकनेस वाला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग विथ सम थिकनेस. हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. इस बार ऐसा दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो थोड़ी वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो यूनिफॉर्म होता था. इस बार ऐसा है कि कहीं पे चार्ज ज़्यादा है, कहीं पे चार्ज कम है. पूछा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई डिस्टेंस r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है व्हेन वी हैव गिवन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस सोचेंगे. अब इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे पाएंगे हम. इंटीग्रेशन ई डॉट डी है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, कमिंग आउटवर्ड द सरफेस. एरिया भी कैसा होगा, कमिंग आउटवर्ड द सरफेस. इजिकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से हमें सब पता चल जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जो हमें फाइंड करनी है. एरिया ऑफ दिस स्फीयर विल बी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. प्रॉब्लम आएगा क्यू इन के अंदर, बिकॉज द चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हमें क्या करता है, रो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी कर देता. इसमें रो लेता पूरे सबका और ये वी किसका लेता है, जितने वॉल्यूम के अंदर चार्ज है उतना. तो मुझे क्यू डैश मिल जाता इतना चार्ज. समझ में आ रहा है कि टोटल स्फीयर में अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो स्मॉल आर रेडियस में कितना चार्ज है. एक क्वेश्चन जो कल सॉल्व किया था लास्ट में, उसमें ऐसा लॉजिक था. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल चीज़ें जब आ जाए तब किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की. तो वेरिएबल चीज़ें आ गई तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कैसे, क्योंकि भाई यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके dx का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा पूरा ऐसा. तो ये श्रेडेड रीजन है, वो तो बहुत स्मॉल चार्ज dq होल्ड कर रहा है. तो उस पर्टिकुलर श्रेडेड रीजन के एरिया के लिए वहाँ पे तो रो कांस्टेंट हो जाएगा. समझ में आया. तो रो एट x डिस्टेंस एंड वॉल्यूम एट x डिस्टेंस. तो रो एट x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो 0x. तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं रो नॉट x. वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर क्या होगा, एक श्रेडेड रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर इंटू डी एक्स. सिंपल. तो अब क्यू नॉट आपको ये रखना है, पर इसको इंटीग्रेट करना है. क्यू इनको आप इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक का चार्ज आपको चाहिए, 0 से लेकर के स्मॉल आर तक. समझ में आ रहा है. तो इसको इंटीग्रेट करो तो क्यू इन मिल जाएगा. क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब इंटीग्रेशन रो नॉट एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक. 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. अब जो आएगा वो आंसर हो जाएगा. सेम क्वेश्चन इरोडो में. अब देखो इधर ध्यान दो. अब ये क्या हो जाएगा, रो नॉट एक्स क्यूब डी एक्स. 4 पाई तो कैंसिल हो गया है. ये रो नॉट बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा. तो 2 बराबर 6. एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स रेस टू 4/4. उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो r रेस टू 4/4. इसके साथ कट होकर r स्क्वायर बचेगा. तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट r²/4. ये हमने फाइंड किया इनसाइड रेडियस के लिए.
सपोज कोई आउटसाइड पॉइंट दे दिया r ग्रेटर देन r, तो क्या चेंज होगा? dq तो सेम रहेगा, और अब चार्ज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे हमको चार्ज फाइंड करना था 0 से r तक, अब फाइंड करना पड़ेगा 0 से कैपिटल R तक, बिकॉज चार्ज कहाँ तक होगा? स्फीयर की मैक्सिमम रेडियस तक, उसके बाहर तो चार्ज है नहीं। तो r ग्रेटर देन r के लिए भी फाइंड करो, सेम आंसर आएगा, और सेम नहीं आएगा और मेथड सेम रहेगी, खाली लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से कैपिटल R, तो आंसर मिलेगा r ग्रेटर देन r के लिए। थोड़ी स्पीड रख दो, सेम काम करना है। ई वेक्टर मिलेगा, इधर एरिया वेक्टर किसका होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज नाउ द वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम। सो O2 જે આ કેપિટલ R આઉટસાઇડ पॉइंट માટે છે, तो આ तो स्मॉल r જ રહેશે ને। ये dA किसका है? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस यहाँ होगा, मतलब आ तो आવું ને આવું જ રહેશે, ખબર પડે છે? क्यों पॉइंट आउटसाइड लिया मैंने कोई? सर उसमें तो कैपिटल R का नहीं था। कैपिटल R तो ओरिजिनल रेडियस है, हाँ, और दूसरी रेडियस ये है, वहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो गॉसियन सरफेस तो वही रहेगा, समझ में आ रहा है? तो E डॉट 4 पाई R स्क्वायर इंटीग्रेशन में खाली चेंज होगा, बिकॉज चार्ज जो है वो 0 से R तक है, समझ में आ रहा है? बिकॉज चार्ज इज लाइन फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल R तक, तो उतने को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सेम फंक्शन। यहाँ से अगेन r⁴ बाहर आएगा, x³ है तो x⁴/4 अपर लिमिट पुट करेंगे तो r⁴/4, और ये r² नीचे चला जाएगा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन E डॉट dA में गॉसियन सरफेस देखना होता है, उसका एरिया होता है ये, और राइट साइड में जो Q इन है वो कौन है? जहाँ तक चार्ज है वहाँ तक का रेडियस। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। देखो सिमेट्रिक कैविटी सॉल्व करना आता है, ये नॉन सिमेट्रिक कैविटी है। नॉन सिमेट्रिक कैविटी में कैसे सॉल्व करेंगे? एक बड़ा स्फीयर 4r रेडियस का, उसके अंदर एक कैविटी है 4r रेडियस की, विच इज सिचुएटेड लाइक दिस। उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर के स्फीयर के अंदर चार्ज है। बड़े स्फीयर का रेडियस 4r, छोटे स्फीयर का रेडियस r, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है? क्या पूछा है? पूछा है सेंटर से 8r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे फाइंड करनी है। कैसे करोगे? सिमेट्रिक कैविटी हो तो सिंपल सम हो जाता है। अब ये जो मेथड है इसको अच्छे से लिख लेना कि ये आपको काम आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए कैविटी वाले सिस्टम के लिए।
सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए अगेन कैविटी वाले सिस्टम के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन 11th में भी आते हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट पहला विचारो, कहीं विचार ना हो तो को देखो क्या करना है। सबसे पहले इसका रोड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर ध्यान दो क्या करना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे लास्ट ईयर, कोई बात नहीं। तो वो सॉल्व कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। इसको करना कैसे होता है कि सबसे पहले सोचो कि ये बड़ा स्फीयर है जो प्लस चार्ज से भरा हुआ है, तो उसके अंदर रोड डेंसिटी होगी प्लस चार्ज। इस छोटे स्फीयर के अंदर मान लेता हूँ मैं माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये सोचो कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्फीयर। तो मैं पहले इस स्फीयर को पूरा स्फीयर मान लेता हूँ, कैविटी को भूल जाता हूँ कि कैविटी नहीं है, पूरा स्फीयर है 4r रेडियस का। तो इससे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी 8r पॉइंट पे तो कैसे मिलेगी? क्या होता है फॉर्मूला किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आउटसाइड द स्फीयर, KQ/r²। तो सिंपली इसका फॉर्मूला लग जाएगा KQ/r²। सिंपल, उसमें r हो जाएगा 8r का स्क्वायर, Q हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। वैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसमें जो कैविटी वाला सिचुएशन है उसको माइनस करना पड़ेगा। ये तो हमने अज्यूम किया कि ये पूरा होता तो इतनी फील्ड होती, उसमें से कैविटी वाले एक और सरफेस मानता हूँ मैं जिसका रेडियस r है, उसके अंदर माइनस चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? अब उस माइनस चार्ज से सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 8r और ये 2r चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6r हो जाएगा। तो यहाँ से भी आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है 6r डिस्टेंस पे, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा KQ/r²। बट नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी टुवर्ड्स द चार्ज, इसकी अवे फ्रॉम द चार्ज। फिर सिंपली ई नेट फाइंड कर लूँगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे सोचना होता है? सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यही सोचना होता है कि पहले पूरी सिस्टम का फाइंड करो, उसमें से जो कैविटी का पार्ट है उसका अलग से फाइंड करो, उसको माइनस कर दो। सेंटर ऑफ मास पूछा है, पूरी सिस्टम को भरी हुई मान लो, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, फिर जो कैविटी है उसका फाइंड करो, फिर उसको माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? आई जैसे आंसर है। चलो इधर ध्यान दो, इस KQ की जगह लिख सकता हूँ K रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर। तो 4/3 पाई r क्यूब, वेयर रेडियस इज 4r क्यूब, नीचे हो जाएगा 8r², 8r पूरे का स्क्वायर। सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा आंसर? K में से निकलेगा 1/4πε0, तो बचेगा ρ/ε0। 4π के साथ चला जाएगा, 3 बच जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 4 का क्यूब करेंगे तो भी 64, वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर r³ है, नीचे r² है, तो ऊपर एक r बच जाएगा, तो ρr/3ε0 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये तो आया अगर ये पूरा होता तो। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसका फाइंड करना पड़ेगा, इसका K है पर Q की जगह आपको लिखना पड़ेगा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? स्मॉलर स्फीयर का। तो स्मॉलर स्फीयर का रेडियस कितना है? 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस कितना है? 6r, तो 6r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो कुछ आंसर आएगा। फिर उसमें से E प्लस में से इसको माइनस कर दो, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो E नेट मिल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। K की जगह 1/4πε0, तो 4π कट हो जाएगा, 3 बचेगा,
ऊपर एक r बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 करो क्या आता है, रो r बाई 108 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक आंसर आया, ये एक आंसर आया। ये E प्लस ड्यू टू द प्लस चार्जेस ड्यू टू द माइनस चार्ज, तो इन दोनों का नेट फाइंड करना है। तो E नेट इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस, तो क्या बचेगा, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/108। अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो जो कुछ आंसर आएगा वो सुधर हमने हाँ सिस्टम को तोड़ दिया। पहले इसको मान लिया कि ये भरा हुआ है तो कितनी फील्ड होती वो मिल गई, फिर इसको अलग से मान लिया। अगर उसमें इसमें भी प्लस मानता तो अलग आंसर आता। समझ में आ रहा है कि पूरा आंसर सही है तो आपके 4 मार्क्स होंगे, उसमें से इतना गलत हुआ तो वो माइनस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगेन सॉल्व करना है, सेम डायग्राम फिर से बनाओ, लेकिन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट 2r। सेम क्वेश्चन फरी करो ना, આવી રીતે કરીએ તો આમાં શું કામ છે? પછી અહીંયા વેલ્યુઝ મૂકી દીધી, કન્ફ્યુઝિંગ છે આ વસ્તુ, પણ આન્સર તો આવા જ આવે ને, કશું રોંગ નહીં મેથ્સમાં। આનો ક્યુ અલગ ને આનો ક્યુ અલગ ને એ ડિફરન્સ હશે। બરાબર બરાબર બરાબર, આનો ક્યુ આનો રો ઇન્ટુ વોલ્યુમ અલગ, આનો રો ઇન્ટુ વોલ્યુમ અલગ એ રીતે। બરાબર। सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम रिपीट करना है। पहले वो 6r पॉइंट पे था, 8r पॉइंट पे सेंटर से, अब सेंटर से दूसरी तरफ 2r पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये बड़े स्फीयर के लिए तो ये इनसाइड पॉइंट हो गया, लेकिन छोटे स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो सेम इमेजिनेशन सब कुछ फिर से करना है, हो जाएगा, करो फटाफट। અહીંયાથી અહીંયા 2r, सिंपली समझना क्या है, बड़े स्फीयर के लिए वो इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट થશે। હું પડે શું કરું, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो लिस्ट लखाયું ને એમાં છે, એટલે એમાં આની इलेक्ट्रिक फील्ड મળી જશે बड़े चार्ज की, बड़े स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे, फिर कैविटी की वजह से इस पॉइंट पे, फिर બંનેનો આવી રીતે નેટ કાઢી દેવાનો। સિમ્પલ કરું જ છું હું તો બી, તમે ચાલુ કરો। यहाँ तक सबका क्लियर है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट 1/3 माइनस 1/108। इसका कुछ एलसीएम लेके करोगे तो कुछ फाइनल आंसर आएगा। वही फॉर्मूला हमने रख लिए, पर उसको यूज़ कैसे करेंगे, इनसाइड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला, आउटसाइड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा।
ફોર્મ્યુલા એ જ છે ને, એકવાર ચેક કરી લેજો. રો આર બાય 3 એપ્સિલોન નોટ બરાબર છે. फॉर्मूला विल बी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ का 2r, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड पॉइंट ये. इस छोटे स्फीयर के लिए क्या कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट. समझ में आ रहा है? और डिस्टेंस कितना हुआ? दिस वॉज 2r एंड दिस इज 2r ऑल्सो. क्या है? 4r. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और माइनस की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज. तो सिमिलरली यहाँ पे होगा के क्यू बाई 4r का स्क्वायर. समझ पड़ी? એમાંથી ક્યુની જગ્યાએ પાછું શું કરશો? રો ઇન્ટુ वॉल्यूम. फिर इन दोनों का नेट फाइंड कर लोगे. जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एट दिस पॉइंट. इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसा आना चाहिए? कोई अजम्पशन? पहला क्वेश्चन कैसा लिया? इसके लिए भी बाहर का पॉइंट, इसके लिए भी बाहर का पॉइंट. दूसरा क्वेश्चन ऐसा, इसके लिए इनसाइड पॉइंट, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट. तो थर्ड वैरायटी कैसी बची? इसके अंदर कोई पॉइंट दे देंगे, कैविटी के अंदर का कोई पॉइंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो. उसको जनरलाइज केस करके डिराइव करना पड़ेगा. जो आंसर आएगा उसको याद कर लेंगे. 24 नहीं बोल सकते उसको. जनरलाइजिंग इन टर्म्स ऑफ generalizing for electric field inside the cavity. Generalizing formula electric field inside the cavity. पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में करते हैं. के क्यू की जगह होगा रो इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई 2r नहीं r का क्यूब डिवाइडेड बाई 4r का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई कैंसल. रो बाई एप्सिलॉन नॉट. रो बाई एप्सिलॉन नॉट 3. ऊपर वज से एक r, नीचे वज से 4 4 जा 16. तो रो आर बाई 16 3 जा 48 एप्सिलॉन नॉट. रो आर बाई 48 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज 2/3 रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट. इसका नेट फाइंड करेंगे तो रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2/3 माइनस 1/48. दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर. इसका एलसीएम लोगे तो और डिटेल में आंसर आएगा. सबको मेथड क्लियर हो रही है? क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है सब कुछ? चलो, अब एक पॉइंट ऐसा है, जो हमारी नॉर्मल स्फीयर है उसके अंदर एक कैविटी वाला स्फीयर है. बड़े स्फीयर से कैविटी के स्फीयर का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर विच इज़ एल वेक्टर, इसका जो रेडियस है वो बी है और बड़े स्फीयर का रेडियस ए है. पॉइंट को ये है पी पॉइंट इनसाइड द कैविटी. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी. सेम मेथड
दोनों स्फीयर को अलग अलग सोच के देखना है। ये लिख लिया है सबने? सबको समझ में आ गया है? सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेक्टर्स की बात करी हुई है, एल वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो वो पहले क्लियर कर लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो सबको पता है। तो सपोज एक स्फीयर नॉर्मली लेते हैं जिसको पूरे Q चार्ज से भर दिया है, और उसके अंदर कोई R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ρr/3ε0। बट इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग द आर कैप। अगर माइनस चार्ज होता तो अंदर, प्लस है इसलिए बाहर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? हम जब स्केलर फॉर्म में काम करते हैं तो प्लस माइनस चार्ज का नहीं लेते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में चार्ज जब काम करते हैं तो अगर प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ई प्लस, माइनस की इधर है तो माइनस ऑफ ई माइनस वेक्टर। समझ में आ रहा है? फिर उसका ई नेट करेंगे तो दिस प्लस दिस, तो भी आंसर तो वही आएगा जो हमने यहाँ पे किया था। समझ में आ रहा है? पर खाली फ़र्क इतना है कि स्केलर फॉर्म में हम चार्ज का प्लस माइनस नहीं लेते थे, इधर लेना पड़ेगा। तो इसके दो स्फीयर बनाओ, फिर से अलग से दो स्फीयर मानो। क्या हो सकते हैं? एक बड़ा स्फीयर हो जाएगा, एक छोटा स्फीयर हो जाएगा। एक के अंदर प्लस चार्ज होगा, एक के अंदर माइनस चार्ज होगा। अब दोनों के लिए ये तो इनसाइड पॉइंट ही लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट चार्ज के लिए सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? R1 वेक्टर। और सेकंड स्फीयर के लिए उसका डिस्टेंस है R2 वेक्टर। और इसके अंदर हम माइनस चार्ज इमेजिन करते हैं, इसके अंदर प्लस चार्ज इमेजिन करते हैं। तो इस पॉइंट पे, दिस इज सेम पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको इमेजिन करो तो R1 वेक्टर पे ये पॉइंट है, इसको अलग से इमेजिन करो तो R2 वेक्टर पे यही पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो दोनों स्फीयर को अलग से इमेजिन कर लिया, दोनों स्फीयर में R1 वेक्टर, R2 वेक्टर को इमेजिन कर लिया। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? ρr 1 वेक्टर बाई 3ε0 ई प्लस, इसके लिए ई माइनस, दैट विल बी ρr2 वेक्टर बाई 3ε0। बट ये कैसा आएगा? माइनस, बिकॉज इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को ई नेट फाइंड करना है। ई नेट फाइंड करने के लिए सिंपली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है। तो ई प्लस माइनस ई माइनस, मतलब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, क्या आता है? ρ/3ε0 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब क्या करना है? इधर ध्यान से देखो, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये L वेक्टर। तो L वेक्टर की हेड पे दूसरे का टेल लगा दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R1 हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल लगा दो तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो L वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये फॉर्मूला में हमारे पास आया, उसको रिप्लेस कर सकते हैं ρl वेक्टर बाई 3ε0। ये जनरलाइज हो गया कि किसी भी कैविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ρl/3ε0। अब इसको सिमेट्रिकली समझो, 1 मिनट में लिखने का टाइम दूंगा। इसको सिमेट्रिक बना दो, इस स्फीयर को इसके ऊपर रख दो ताकि L 0 हो जाए। L 0 हो गया तो क्या होगा? कल ही हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सिमेट्रिक कैविटी वाला, कि जिसमें कैविटी और स्फीयर दोनों का सेंटर एक ही था। तो दोनों का सेंटर एक है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी KQ/R², और अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव करी थी इंटीग्रेट करके। तो यहाँ भी अगर मैं L को 0 कर दूँ तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। मतलब वही कैविटी अगर सिमेट्रिक हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पर अगर कैविटी किसी भी तरफ खिंच जाती है तो वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है उसको L बोलते हैं। L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, बड़े स्फीयर और छोटे स्फीयर की कैविटी का सेंटर। तो ρl/3ε0 सिंपली इतना लिखो, फिर एक सेंटेंस लिखना है कि दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
कि किसी भी स्फीयर के अंदर कोई कैविटी होगी तो उसके अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सब लिखने के बाद कॉन्सेप्ट वाइज ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड द कैविटी। ऐसी कांस्टेंट फील्ड हमने कहाँ पर देखी हुई है? तो जस्ट लाइक इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2। मतलब ये R1 R2 पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे करता है? L पे। L कौन है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। ए तनिष, ए बांध पड़त तने कहीं। इसके बाद वो 100 रुपये वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपियाड नो क्वेश्चन है, आवड़ी गया तो 100 रुपये आपका पड़ेगा। वो एडवांस का पेपर था ना, उसमें वो मानव ने मस्ती में सॉल्व करा तो दूसरा आ गया इसमें। सरस। उसकी खुशी में नहीं आया हुआ है। उसको ऐसा ही कि मुझे सर की जरूरत नहीं है। बोल के गया सर को कोई डाउट हो तो मुझे बोल देना। हाँ पुनीश भगवान है। मुझे खुद ही नहीं है मुझे। चलो इंटरनेशनल ओलंपियाड। બરાબર છે, બધું બરાબર છે। શું કહે છે? RL એક ક્વેશ્ચન થોડો રિપેર કરેલ છે એટલે છેક આન્સર સુધી नहीं જવાનું આપણે। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कैविटी के अंदर 45 डिग्री के एंगल पे, सरफेस के एक एंड पे लगा हुआ है। अब इसको अगर रिलीज कर दिया जाए तो ये मोशन करने लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको अभी अभी पता चला कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स होगा तो ये चलने लगेगा। ये हमने देखा हुआ है कि किसी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने ये अभी अभी सीखा कि इसके अंदर जो फील्ड होती है वो कांस्टेंट फील्ड है। कांस्टेंट फील्ड ऐसी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इसके अंदर प्लस चार्ज को रखा जाए तो वो माइनस की तरफ जाएगा, और माइनस चार्ज को रखा जाए तो वो प्लस की तरफ लीनियर मोशन करेगा। ये हमने सीखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर 45 डिग्री के एंगल पे रिलीज कर दिया जाए तो इट विल मूव। वो हमको पता है वो मूव करेगा और दूसरे एंड पे जाके टकराएगा स्फीयर के किसी भी एंड पे। तो फाइंड द टाइम टेकन फॉर दैट। फाइंड आउट द टाइम व्हेन it will again hit the surface of the sphere. There is no gravity. इसको रिलीज कर दिया है नो ग्रेविटी के सिचुएशन में। स्फीयर के अंदर कैविटी R रेडियस की, स्फीयर की खुद की रेडियस A, और सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है L। हिंट आपके सामने है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के अंदर चार्ज को रखोगे तो मोशन करेगा तो वो किस तरफ जाएगा वो सोचना है, और उस तरफ जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग वाले क्वेश्चन थे वो सब आपको याद होने चाहिए कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है, उसमें जो लॉजिक था वो लगेगा।
चलो सिंपल वस्तु। देखो लॉजिक क्या होता है कि हमने सीखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। कांस्टेंट फील्ड में अगर चार्ज है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। दैट वाज द बिगेस्ट हिंट कि इसके अंदर अगर फील्ड है तो वो ऐसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा ऐसे, तो वो टकराएगा इधर। तो अगर ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये 45 तो ये 45 तो ये 90, तो इसका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, √2r। मतलब √2r बोले तो थोड़ा ऐसे धक धक हो रहा है तो बाकी नॉर्मल रहेगा तो नहीं आता पड़ेगा। तो ये √2r क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। फोर्स इजिकल टू क्या होता है, ई चार्ज इंटू ई, क्या बोलते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी डिराइव किया, क्या आया, ρl/3ε0। किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन होता है तो उसको ma बोलते हैं। तो a इजिकल टू क्या हुआ, ई ρl/3ε0/m। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में मोशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हुआ। तो फॉर्मूला लग सकता है डिस्टेंस इजिकल टू ut + ½ at²। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करने आनी चाहिए। वेक्टर पता होना चाहिए, यहाँ से वेक्टर पता था इसलिए ये पता चला। फिर कांस्टेंट फील्ड तो फोर्स, फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से आया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इनिशियली उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा तो 0 + ½ at² = डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया तो भाई √2r। यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो टाइम मिल जाएगा। सिंपल, कर दो सॉल्व। सर आपको पता है, आपको ना आप ऐसे समझ जाएगा तो कैसे जाएंगे √2r/a। अरे એમાં a મૂકીશ, हाँ આખી वैल्यू क्या મૂકવાની आई जैसे। देखो इसमें तो सब वैल्यू रखनी होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, पर फॉर्मूला लाइन खाली આપણે મૂકી ली। सर पिछले टेस्ट तो दे दो 70 में 25 सब्जी कर दूंगा। बस 1 મિનિટની વસ્તુ છે, સાંભળી લે, ટાઈમ થઈ ગયો, મને બી ખબર છે। ग्रेविटेशन में Gm1m2/r² होता है। यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ में K(q1q2/r²) देखा। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें चेंज क्या करना होता है, खाली K को -g से रिप्लेस करना होता है। तो सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ सॉल्व किए वो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हमने ये पिछली बार डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग विच इज़ kqx/r² + x² की 3/2, तो उसमें K की जगह ये लिख दो, Q की जगह M लिख दो, तो सारे फॉर्मूला किसके बन जाएंगे, ग्रेविटेशन के। अब इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 11th में याद करो तो शायद ऐसे क्वेश्चन थे कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g, वो हाइट या डेप्थ के साथ कैसे चेंज करेगा, इसके क्वेश्चन आते थे कि अगर हाइट पे ऊपर चले गए तो g इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डेप्थ में चले गए तो g इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। उसके क्वेश्चन अगर इसकी एनालॉजी के साथ सॉल्व करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई अर्थ को अपने को मानना पड़ेगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कैसे, तो अर्थ के अंदर क्या है, मास है, तो उसका मास डेंसिटी बनता है। वैसे ही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कौन है, चार्ज। तो सारे फॉर्मूला जो इसके अंदर बने वो इसके अंदर बन सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है वैसे इधर कौन है, ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g। तो स्मॉल g का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता था, G/r का स्क्वायर। अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो kq/r² होता है। समझ में आ रहा है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r² होता है। तो सिमिलरली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है इनसाइड पॉइंट का, ρr/3ε0 और kqr/r3, तो अगर g का फॉर्मूला इधर बनाना है इसकी एनालॉजी से,
मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ अर्थ को एसएनसी मान रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से कंपेयर कर रहे हैं, तो के की जगह क्या लिखना पड़ेगा -g, क्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा मास ऑफ अर्थ, आर मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो आर, अर्थ से किसी आर डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा आर ई का क्यूब। अब जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कंपेयर किया, तो इसके जी एम ई आर ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्मॉल जी, तो -g इंटू आर हो जाएगा। इस आर को कैसे लिख सकते हैं? आर ई भी बच से जी आर अपॉन आर ई। अब इस आर को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? सपोज h हाइट पे नीचे आए, h डेप्थ पे, तो टोटल तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ में से h चला जाएगा तो r आएगा, तो इस r की जगह क्या लिख सकते हैं -g अपॉन आर ई, 1 -h अपॉन आर ई, ऐसा फॉर्मूला होता है। ग्रेविटेशनल चेंज इन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 1 अपॉन h बाय आर ई बराबर आ g અંદર જતું રહ્યા પછીની જ વાત છે, આની જાની જગ્યાએ આર ई अपॉन h कर પછી આર ई અંદર નાખી દો તો આવું કંઈક આવશે। ये फाइनल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और डेप्थ ऑफ द अर्थ। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूला है दैट कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ग्रेविटेशन, तो इसको लिस्ट बनाते रहना, जितने भी फॉर्मूला बनते रहते हैं उसमें क्या करना है, सिंपली k के सामने -g को रिप्लेस करना है, q के सामने m को रिप्लेस करना है, तो सारे फॉर्मूला बन जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ग्रेविटेशन के। लॉजिक भी सेम, सब कुछ सेम, तो यहाँ से ग्रेविटेशन का भी आपका थोड़ा क्लियर होगा। और दूसरा कैविटी वाले क्वेश्चंस 11th में जहाँ पे आते थे सेंटर ऑफ मास के, किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट में कोई कैविटी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा, लॉजिकली हमको पता है कि जहाँ मास ज़्यादा होगा वहाँ शिफ्ट कर जाएगा, पर कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, समझ में आ रहा है? तो वो सब कैसे करेंगे कि अगर ये पूरा होता तो यहाँ पे होता सेंटर ऑफ मास, और इसकी और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसमें से इसको माइनस करो जो आएगा आंसर। वैसे भी क्वेश्चन एक दो सॉल्व करेंगे ऐसा हो तो वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हरिओम છે नहीं बाकी એનો બકવાસ સવાલ એવો હોત કે अर्थ तो कंडक्टिंग वस्तु है ने कि नॉन कंडक्टिंग कहेवाय, पर एनालॉजिकली फॉर्म्युला खाली बेहे छे बैठा એટલે સમજવા માટે ફોર એક્ઝામ પર્પઝ એવું કરાય, बराबर? बस तो आज के लिए इतना रखते हैं।